नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज 7वें समरी को लेके मैं बसंत हाजिर हूँ आपके सामने। और आज टोटल जो क्लासेस चली हैं वो चली हैं 2। और ये क्लासेस का नाम जो अगर हम बात करें, पेपर कोड जो है हमारा वो है MSH 413 और MSH 411, जो कि है आपका इंडियन नेशनलिज्म अप टू 1916 और साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री। ये 2 क्लासेस है। पहली क्लास जो ली गई थी वो आशुतोष सर की ली गई थी, जो कि नॉर्मल नहीं था। हालांकि सर वो छुट्टी पे गए थे, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लगाई हुई थी। आज उन्होंने जो बात की, चलिए अब क्लासेस के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस जो सीरीज है इसको कंटिन्यू किए हुए हैं, यानी जाहिर सी बात है कि आपकी या तो आप क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं या फिर आपकी इस चीज में रुचि है कि जाने की क्या क्या पढ़ाई हो रही है क्लासेस में। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है वो दिया कीजिए, ताकि मुझे भी एक अनुमान लगता रहे और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जो आप बताना चाहें वो बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर ने जो आज बताया वो ये था कि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के विषय में सबसे पहले उन्होंने कुछ दिनों पहले तक आपका कॉलोनियल जो हिस्टोग्राफी होती है, साथ में नेशनलिज्म की नेशनलिस्ट अप्रोच जो होता है, ये दोनों अप्रोच बता चुके थे। और आज मार्क्सिस्ट अप्रोच के विषय में बातचीत हुई। इसमें 2 प्रमुख जो राइटर्स हैं उनके विषय में बात की गई। पहले थे आरपी दत्त और दूसरे थे AR देसाई। आरपी दत्त की इंडिया टुडे की बात आज हुई। अगले क्लास में उन्होंने बताया कि AR देसाई के जो बुक है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसके विषय में बात की जाएगी। आरपी दत्त कहते हैं कि इंडियन पोवर्टी जो थी, यानी जो नेशनलिस्ट जो बातें कर रहे थे, इंडियन पोवर्टी का जो कारण था, गरीबी के जो कारण था, वो था कॉलोनियल पीरियड, यानी ब्रिटिश के आने की वजह से भारतीय जो है वो गरीब रहे थे। और इरफान हबीब को फिर से उन्होंने कोट किया कि 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन ड्यू टू कॉलोनाइजेशन एंड प्लंडरिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इट कुडंट हैपन। तो ये चीज मतलब उन्होंने बोला कि आरपी दत्त ने भी बोला हुआ है कि अंग्रेजों ने यहाँ के रिसोर्सेस को प्लंडर किया, जिसकी वजह से इंडिया की पॉवर्टी रही। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बात हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो थी कि 3 स्टेजेस ऑफ जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था इंडिया में, उसके 3 स्टेजेस क्या क्या थे, कैसे लूटा गया इंडिया को, है ना। तो वो पहला जो था वो था आपका मर्चेंट कैपिटलिज्म। मर्चेंट कैपिटलिज्म शुरुआत जब अंग्रेज करते हैं तो वहां पे शुरुआत में ही आपका पॉलिटिकल कोई भी अफेयर नहीं होता है। वो सीधी सीधी पहले किसकी बात करते हैं, वो बातें करते हैं आपके व्यापार की, कैसे हम व्यापार के माध्यम से आपको अमीर बनाएंगे, या आपके यहाँ की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमारे यहाँ लाभदायक होंगी। ऐसी कुछ कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है, और इसके माध्यम से जो यहाँ के सस्ती चीजें थी वो ले जा करके बेच दी जाती है, लाइक ब्रिटेन में, और वहाँ डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, सूती कपड़े, मसाले और साथ में चाय वगैरह चाइना से ले जाया जाता है। ये जो समय रहा है वो रहा है 70s से लेकर के, यानी जब से अंग्रेज आए 1813 तक ऐसा समय रहा जब इंडिया में मर्चेंट कैपिटलिज्म थी। और एक बैलेंस ट्रेड की बात की सर ने। बैलेंस ट्रेड किसे कहते हैं? बैलेंस ट्रेड इसमें मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो ये था कि जो पैसे हों वो इंडिया के खाते में आए, भारत में आए पैसे। ये हो रहा था कब तक? 1813 तक अप्रॉक्स। अगर हम बीच के कुछ टाइम पीरियड को हटा दें, या फिर अगर हम पॉलिटिकल चीजों को हटा दें, तो ट्रेड के माध्यम से जो चीजें हो रही थी, ट्रेड में पैसा आ रहा था इंडिया के पास, ठीक है। जो फ्लो ऑफ बुलियन था वो इनवर्ड्स था फर्स्ट, जो मर्चेंट कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो। सेकंड जो टाइम आया वो आया हमारा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, और ये 1813 से 1860 का पीरियड रहता है। इसमें क्या होता है कि इंडियन रिसोर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो वहां पे एक बड़े मार्केट की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। तो इसलिए इंडियन रिसोर्सेज जो थे वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया और अंग्रेजों को आगे बढ़ाने में मदद किए। और जो थर्ड टाइप आता है, जो स्टेजेस है, वो है आपका फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये 1860 के बाद कंटिन्यू चलता है 1947 तक हम कह सकते हैं। इसमें क्या
होता है कि इन्वेस्टमेंट इन इंडिया किया जाता है, क्यों? ताकि वो फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री पहले तो बनाई जा चुकी है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा पैसे जो है वो अंग्रेजों के पास आ चुके हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहां से और ज्यादा पैसे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने हम पे राज किया। साथ में उन्होंने और कुछ चीजें जो है वो बताई। एक लियोनार्ड रे को उन्होंने कोट नहीं किया, उनके विषय में बताया कि उन्होंने क्या किया था कि गोरखपुर के पूरे जमीन को लीज पे ले लिया था और उस पे शुगर जो है वो अपना पैदा करने के लिए बोल दिया था, है ना। तो ये सारी चीजें थी। साथ में उन्होंने मियाज़मा थ्योरी के बारे में बताया, जो प्लेग यानी चापेकर बंधु ने रैंड की हत्या की थी उसके विषय में बातचीत हुई। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि AR देसाई जो सेकंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उनके विषय में नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। चलते हैं हम सेकंड टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा MSH 411, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे बातचीत होती है आपके, सबसे पहले बातचीत होती है कि जो हिस्ट्री की बुक्स जो होती हैं वो नॉर्मली शुरुआत कहाँ से होती हैं, और वो होती है वेयर डज हिस्ट्री कम फ्रॉम, ये हिस्ट्री आ कहाँ से रही है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये लगभग जो बुक्स होती हैं उनमें यही जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है। नेक्स्ट जो चीज रही कि हिस्ट्री ऑलवेज बेस्ड ऑन रिटेन एविडेंसेस, कभी भी जो चीजें लिखी हुई होती हैं उसी के ऊपर हिस्ट्री बेस्ड होता है और उसी के आधार पे हिस्ट्री तय भी होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत पीछे चले जाते हैं तो वहां पे जो राजाओं की व्यवस्था थी, जो दरबारी थे, वही लिखते थे हिस्ट्री। इसीलिए अप्रॉक्स आपको वहां सबाल्टर्निस्ट नहीं मिलेंगे हिस्टोरियन जो कि खोज ले कि अकबर के शासनकाल में प्रजा की स्थिति क्या थी, या नीचे से ऊपर की तरफ हम जानने का प्रयास करें कि एक मतलब एक जो जनता थी वो राजा के बारे में क्या सोचती थी। वहां केवल दरबारी के पास रिटन एविडेंसेस उपलब्ध हैं जो कि राजा के विषय में ही केवल लिखता है। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताया जो कि हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इंग्लिश रिसोर्सेज क्या क्या हैं जो पढ़ाई करने के लिए, हिस्ट्री के लिए यूज हो सकते हैं। ऑनलाइन है ये सारी चीजें और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पहला जो है वो है JSTOR, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वहां जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद JSTOR में JSTORE ये है स्पेलिंग। फिर नेक्स्ट है IESHR, फिर है स्टडीज इन हिस्ट्री, फिर EPW एक नया, ये सारे पोर्टल्स हैं, अलग अलग पोर्टल्स हैं जिनकी सहायता से हम वहां पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें आती है IHR यानी इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू। ये जर्नल्स आते हैं और यहां से आप पढ़ सकते हैं किसी भी विषय पे। अगर हम हिंदी के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है इतिहास बोध, और उसके साथ साथ एक समीक्षा जनरल आती है जो कि CSDS द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक, एक चीज और यहाँ पे लास्ट जो चीज बातचीत होती है वो होती है हमारी इंडियन जो हिस्ट्रियोग्राफी है, यानी इतिहास लिखने की जो इंडियन परंपरा है और वेस्टर्न परंपरा है। तो इंडियन परंपरा में उन्होंने सर ने बताया कि जब भी इंडिया में ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि पूछा जाता है कि ये चीज हुई, ठीक है, कोई भी एक इवेंट अगर पूछा जाए तो उसमें क्वेश्चन ये किया जाता है कि किसने बोला। अगर वो किसी पृष्ठ ने बोला या पुजारी ने बोला या बहुत ज्ञानवान व्यक्ति ने बोला तो यहां पे फिर अब क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इट इज कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स, सो इट इज वैलिड एंड एप्लीकेबल इन हिस्ट्री, सो वी विल कंसीडर इट एज हिस्ट्री। तो ये कुछ चीजें हिस्ट्री में चलती है एज इंडियन फेनोमेना। लेकिन अगर हम वहीं विदेशी यानी वेस्टर्न बात करें तो वहां पे हर किसी को क्वेश्चन किया जाता है, हर किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, हर किसी से प्रूफ मांगे जाते हैं। तो ये मतलब बेसिक जो डिफरेंस है वो उन्होंने सर ने बताया। तो ये रही आज की क्लास, जो कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने कोशिश किया कि आपके सामने रखूं। आशा करता हूं कि समरी आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि सारे जो सीरीज है वो आपको इसी चैनल पे BH वाले द हिस्टोरिका के चैनल पे ही मिलेंगे। मैं बसंत लेता हूं अलविदा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्लासेस करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।